चलो बेटा, अब डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम, लेक्चर 9। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्रोटिस्टा है उनमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। प्रोटिस्टा जो है फोटोसिंथेसिस करने वाले भी होते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं और सेप्रोट्रोफिक भी होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्टा हैं उन्हीं को हमने नाम दिया था प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, क्योंकि ये तो प्लांटों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये हमें ये भी पता है कि प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूक्रियोट। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक सेल के बने हैं और उनमें ये सब तरह की न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इनमें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है उन्हीं से आगे चल के इवोल्यूशन होके प्लांट किंगडम बना है। हम वही डिस्कस करेंगे और वहीं से क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे। तो यही हमें बारीक बातें समझनी है, यहीं से हमें क्वेश्चन मिलने हैं। तो प्रोटिस्टा में भी कौन से प्रोटिस्टा ने आगे चल के प्लांट किंगडम को बनाया, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब हमने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में हम क्राइसोफाइट भी पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स को पायरोफाइटा भी बोलते हैं, या फिर जो है प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी से ही आगे चल के इवोल्यूशन होके प्लांट किंगडम बना है। कैसे बना है? प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी में हमने बताया था एक होती है भाई क्लोरेला ग्रीन एल्गी, जिसको स्पेस एल्गी भी हमने नाम दिया था, और दूसरी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लेमाइडोमोनास और वोल्वोक्स। देखो बेटा, क्लोरेला जो है इसमें मोटाइल स्टेज नहीं होती, इसमें कोई फ्लैजला वगैरह नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी है। इसके बाद क्लेमाइडोमोनास में हम देखेंगे कि ये मोटाइल स्टेज पाई जाती है, इसमें ये मोटाइल होती है, इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं। और वोल्वोक्स क्या है? वोल्वोक्स ने तो कॉलोनी बनानी शुरू कर दी है। ध्यान रहे, ये मल्टी सेलर नहीं है, अब भी ये यूनिसेलर है, लेकिन कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया है। और इस तरह से यहीं से प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी से ही आगे वोल्वोक्स के थ्रू आगे चल के मल्टी सेलरिटी ही आ जाती है। अब भाई मल्टी सेलरिटी तो आ गई है। अब मल्टी सेलरिटी आने से हम अब इनको प्रोटिस्टा में तो नहीं रखेंगे, तो हम ये देखेंगे भाई मल्टी सेलुलर है और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इसको कहां रखेंगे? प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में जो ये मल्टी सेलुलर प्लांट आए, कहां से आए? ऑफ कोर्स ये प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी से ही इवोल्व होके बने हैं। तो इनमें मल्टी सेलरिटी आ गई थी, लेकिन टिश्यू अभी भी डेवलप नहीं हुआ था, टिश्यू एब्सेंट था, यानी कि इनमें अभी टिश्यू नहीं बना था। तो ऐसे प्लांटों को हमने नाम दे दिया एल्गी। और अब हम इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे एल्गी क्या है, तो आप कहोगे ऐसे मल्टी सेलुलर प्लांट जिनमें टिश्यू एब्सेंट होता है, यानी कि टिश्यू भी नहीं बना है इनमें, इन प्लांटों को हम एल्गी कह सकते हैं। आगे चल के ये प्रॉब्लम इवोल्यूशन में ये भी सॉल्व हो गई। आगे चल के एल्गी में इवोल्यूशन हुआ। अब एल्गी भी हम जानते हैं, यहां पे तीन तरह की एल्गी पढ़ते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। वैसे तो एडवांस एल्गी कौन सी है? रेड एल्गी। लेकिन ग्रीन एल्गी से ही आगे जो प्लांट बने हैं, चाहे ब्रायोफाइट, ट्राइडो, जिम्नो, एंजियो, वो कहां से इवॉल्व हुए हैं? ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। ये सारी बातें हमें याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रीन एल्गी से ही इवोल्यूशन हुआ और आगे चल के ऐसे प्लांट बने। यहाँ पे क्या कमी थी एल्गी में? टिश्यू नहीं था, तो आगे चल के ऐसे प्लांट आ गए जिनमें टिश्यू आ गया भाई। लेकिन टिश्यू तो आ गया, लेकिन रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। जैसे इस तरह से थैलस लाइक प्लांट, एक थैलस सा था जिसमें टिश्यू तो आ गया था, लेकिन रूट, स्टेम, लीफ का कोई डिफरेंशिएशन नहीं। हाँ, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो इनमें बनने लगे थे, रूट की तरह, स्टेम की तरह, इस तरह के स्ट्रक्चर तो बनने लगे थे, लेकिन इनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं थी।
तो इन प्लांटों को हमने नाम दे दिया ब्रायोफाइटा। तो एल्गी के बाद कैसे प्लांट बने? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में हम क्या कहेंगे? ऐसे प्लांट जिनमें, ऐसे मल्टीसेलुलर प्लांट जिनमें टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वही क्या है? ब्रायोफाइटा। आगे चल के इवोल्यूशन हुआ और कुछ ब्रायोफाइटा से आगे चल के ये कमी भी दूर हो गई कि इनमें रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं था, आगे चल के वो भी हो गया। यानी कि अच्छे से प्लांटों में रूट स्टेम और लीफ अच्छे से डिफरेंशिएट हो गए। तो ये तो सब आ गए थे अच्छे से, लेकिन इनमें एक कमी रह गई, इनमें सीड नहीं था, इनमें सीड नहीं बनता था। तो ऐसे प्लांटों को हमने नाम दे दिया ट्राइडोफाइटा। तो ट्राइडोफाइटा को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे प्लांट जिनमें रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है लेकिन सीड अब्सेंट है, ऐसे प्लांटों को क्या कहेंगे? ट्राइडोफाइटा। अब इन्हीं में इवोल्यूशन हुआ और ये जो कमी थी सीड की वो भी दूर हो गई। तो ऐसे प्लांट आए जिनमें सीड आ गया भाई। अब सीड तो आ गया, लेकिन सीड के बाहर कवर होता है, आपको पता है कौन सा कवर होता है? फ्रूट का कवर। तो सीड वाले प्लांट तो बन गए थे, लेकिन शुरुआत में जब जैसे ही ये सीड वाले प्लांट बने, ये अनकवर्ड, इनका सीड कैसा आया? अनकवर्ड सीड आया, यानी कि वो फ्रूट से कवर नहीं था, यानी कि इन प्लांटों में फ्रूट नहीं बनते थे। अब अनकवर्ड सीड वाले प्लांट बने तो हमने इनको नाम दे दिया, अनकवर्ड को क्या बोलते हैं? जिम्नो। और सीड को यहां पे क्या बोलते हैं? स्पम। तो हमने इन प्लांटों को नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म। और आगे चल के ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या कमी थी कि कवर्ड सीड वाले प्लांट नहीं थे। तो आगे चल के क्या आ गए? इनके बाद कवर्ड सीड वाले प्लांट आ गए। अब जो कवर्ड सीड है, कवर्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एंजियो। और सीड के लिए क्या यूज करेंगे? स्पर्म। तो इस तरह से फाइनली एंजियोस्पर्म बन गए। और यहां से लेके, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सभी को हमने प्लांट किंगडम में रख दिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और मल्टी सेलुलर है। अब इसको अच्छे से, ये तो एक कहानी है इवोल्यूशन किस तरह से हुआ और किस तरह से हमने प्लांटों को अलग अलग ग्रुप में रखा है। अब इसको अच्छे से क्लासिफाई भी करेंगे, क्या तरीके हैं, और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट किंगडम जो है, इसमें कहानी कहां से शुरू हो जाती है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा से शुरू हो जाती है, वहां से हमें कनेक्ट करना होगा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में भी ग्रीन एल्गी जो है, प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी से प्लांटों की शुरुआत हो जाती है। हालांकि प्लांट किंगडम तो मल्टी सेलर से स्टार्ट होगा, तो वो हमने बता दिया कि यहां पे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और वोलवॉक्स। वोलवॉक्स को हम कह सकते हैं ये बाउंड्री पे मिलती है। इवन कई साइंटिस्ट तो इसको ये मानते थे, कोई कहते थे कि भाई इसको प्रोटिस्टा में रखो, कोई कह रहा कि नहीं प्लांट किंगडम में रखो, ये तो कॉलोनी बना रही है। तो इसको कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा और प्लांट किंगडम के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? वोलवॉक्स है। इनमें ये मैंने सीक्वेंस में रखे हैं इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ताकि आप इनमें से क्वेश्चन आए तो अच्छे से याद भी रख सको। क्लोरेला हमने बताया था कि ये भी ग्रीन एल्गी है, लेकिन इसमें मोटाइल नहीं होती है, ये कोई फ्लैजला नहीं होता है। क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होती है, ये तो क्या होगी? नॉन मोटाइल। ध्यान देना, ये सारे कैरेक्टर आपको मिलते हैं। और ये कैसी मिलेगी? मोटाइल। ऑफ कोर्स वोलवॉक्स भी क्या है? मोटाइल है, लेकिन वोलवॉक्स कॉलोनी बनाती है,
अब सबसे इनमें सिंपल अगर हम कहें, इन तीनों में सबसे सिंपल क्लोरेला है, फिर क्लेमाइडोमोनास और सबसे एडवांस वोल्वॉक्स है। अब हम कहेंगे हमने किस बेस पे इनको पता लगाया कि ये सिंपल है या ये एडवांस है? तो एल्गियो में सिंपल और एडवांस पता चलता है कि उनमें जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो कैसा है, उसमें मेल और फीमेल के गैमीट दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो आइसोगैमी होगा। अगर दोनों मेल फीमेल के गैमीट अलग अलग तरह के हैं तो क्या कहेंगे, एनआइसोगैमी या हेट्रोगैमी। या फिर मेल फीमेल के गैमीट अलग अलग हैं, लेकिन मेल का गैमीट जाके फीमेल गैमीट के पास पहुंच के ही फर्टिलाइजेशन करता है, वो सबसे एडवांस तरीका है ऊगैमी। उसको हम आगे एल्गी में और डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एल्गी वो होती है जिसमें आइसोगैमी मिलती है, एवरेज टाइप की वो होती है जिसमें एनाइसोगैमी होती है, और एडवांस, सबसे ज्यादा एडवांस एल्गी वो होती है जिसमें ऊगैमी होती है। और यहां से हम कंपटीशन के क्वेश्चन भी याद रख लेंगे। अगर क्लोरेला की बात करें तो इनमें तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्लोरेला में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो इनमें तो आइसोगैमी एनाइसोगैमी देख ही नहीं सकते। तो चलो ये तो क्लियर हो गया, तो ये तो बहुत सिंपल ग्रीन एल्गी है। रही बात क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास में कुछ स्पीसीज में आइसोगैमी दिखेगा, कुछ स्पीसीज में एनाइसोगैमी भी मिल जाता है, और कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास की ऐसी भी हैं जो ऊगैमी भी शो करती हैं। तो बेटा ये पुराने क्वेश्चनों में मिल जाता है कि क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीसीज हैं किस तरह का इनमें से रिप्रोडक्शन शो करती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, आइसोगैमी भी, कुछ एक स्पीसीज में एनाइसोगैमी भी देखी गई है और ऊगैमी भी पाई जाती है। अब बात करते हैं वोल्वॉक्स की। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसमें क्या मिलता है, ये सबसे एडवांस है, इसमें प्योर ऊगैमी देखी जाती है। तो हमने बताया ना कि आइसोगैमी सिंपल एल्गी को रिप्रेजेंट करता है, एनाइसोगैमी उससे बेहतर लेकिन पूरी तरह से हम फुल एडवांस नहीं कह सकते, और ऊगैमी एडवांस एल्गी को शो करता है। तो बिल्कुल इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें याद भी रहेगा ये, और अच्छे से हमें देखना है कि यही वोल्वॉक्स है जो कॉलोनी बनाता है, और आगे चल के इसी से जो है, इसी को हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा और प्लांट किंगडम के बीच में कनेक्टिंग लिंक। अब इसी वोल्वॉक्स से आगे चल के क्या बनी भाई, अब ये सब ग्रीन पिगमेंट वाली एल्गी थी, ऑफ कोर्स इनको ग्रीन एल्गी में भी हम पढ़ते हैं, तो इनसे ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या बनी होंगी, ग्रीन एल्गी ही बनी होंगी। अब ग्रीन एल्गी में क्या है भाई, ग्रीन एल्गी में जैसे सबसे पहले यहां पे अब आ गई है ग्रीन एल्गी मल्टी सेलुलर, ध्यान रहे। और मल्टी सेलुलर में हम सबसे पहले यहां पे एग्जांपल रख लेते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, फिर रख लेंगे स्पायरोगीरा, और उसके बाद हम रख लेते हैं कारा। ये याद भी रखने हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे। और तो बहुत सारी एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी के तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन इतने नहीं करने हमें। तो इनको क्यों रखा है कि जैसे ही ये मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी बनी यहां से, तो इसमें तो आइसोगैमी मिलती है, यूलोथ्रिक्स में क्या मिलती है, आइसोगैमी, और कारा में क्या मिलती है, ऊगैमी, और स्पाइरोगिरा में क्या मिलती है, स्पाइरोगिरा में अगर हम देखें बाहर से तो इसके गैमीट कैसे मिलेंगे, मेल फीमेल गैमीट बिल्कुल एक जैसे, तो बाहर से तो आइसोगैमी दिखेगी इसमें, लेकिन फिजियोलॉजिकली, अगर फिजियोलॉजिकली देखें उनको तो उनमें फर्क आ जाता है अंदरूनी तौर पे। तो फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी होती है। तो ये आप ध्यान देना है कि ये एक तरह से मिड स्टेज में आ जाता है स्पायरोगिरा, और इसके बाद जो कारा जैसी ग्रीन एल्गी हैं वो तो एडवांस होती हैं, उनमें ऊगैमी पाई जाती है। तो अब आपकी एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि जो यूलोथ्रिक्स है
वो आइसोगेमी करता है, और इसमें आइसोगेमी में जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड, यानी कि जैसा मेल गैमीट है वैसा ही फीमेल गैमीट है। लेकिन स्पाइरोगिरा में क्या है, इसमें जो गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं है। मेल और फीमेल गैमीट बाहर से तो हमें कैसे नजर आएंगे, बिल्कुल सिमिलर, यानी कि आइसोगेमी दिखेगी, लेकिन अंदरूनी तौर पे, फिजियोलॉजिकल तौर पे उनमें डिफरेंस है। तो फिजियोलॉजिकली ये एनाइसोगेमी दिखा रहा है। और ध्यान रहे, एनसीईआरटी ने अच्छे से बताया है कि नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी पाई जाती है, जो इसको यूलोथ्रिक से अलग करती है। ऑफ कोर्स स्पाइरोगिरा में कंजुगेशन भी देखा गया है। हॉरिजॉन्टली जो है स्पाइरोगिरा है, उनमें जैसे आप पीछे बैक्टीरिया वगैरह में कंजुगेशन पढ़ के आए हो, तो कुछ आप देखोगे स्पाइरोगिरा की स्पीसीज है, उनमें कंजुगेशन भी पाया जाता है। चलो, ये तो हो गई ग्रीन एल्गी। इन्हीं ग्रीन एल्गियों में से जो कारा जैसी एल्गी थी, उन्हीं से आगे चल के कारा लाइक जो एल्गी है, या कारा लाइक एल्गी जैसे एंसेस्टर है, उन्हीं से आगे चल के ब्रायोफाइट बने हैं, या फिर ट्राइडोफाइट। आगे चल के ब्रायोफाइट से क्या बन गए, ट्राइडोफाइट। और इनसे आगे चल के इवॉल्व होके क्या बने, जिम्नोस्पर्म। और इनसे क्या बन गए, एंजियोस्पर्म। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है भाई। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा तो एक सेल के थे, आगे चल के इन्हीं में इवोल्यूशन हुआ, मल्टी सेलरिटी आई। मल्टी सेलरिटी आई, बस टिश्यू नहीं बना था, तो वो क्या थे, एल्गी। आगे चल के टिश्यू आ गया, लेकिन रूट स्टेम लीफ का कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, वो कहलाए ब्रायोफाइट। आगे चल के इन्हीं ब्रायोफाइट में इवोल्यूशन होके कैसे प्लांट बने, जिनमें रूट स्टेम लीफ अच्छे से डिफरेंशिएट हो गए, लेकिन सीड नहीं बन पाए, तो इनको ट्राइडोफाइट बोल दिया। आगे चल के इन्हीं से इवोल्व होके ऐसे प्लांट बने जिनमें सीड आ गए, लेकिन कैसे सीड आए, फ्रूट से कवर नहीं थे, यानी कि अनकवर्ड सीड। अनकवर्ड को लैटिन में क्या बोलते हैं, जैसे इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, जिम्नो। और स्पम का मतलब सीड, इसीलिए इनका नाम रखा जिम्नोस्पर्म। और आगे चल के ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई कि जिम्नोस्पर्म से ही आगे चल के हम कहेंगे इवोल्व होके क्या बने, एंजियोस्पर्म। हालांकि एग्जैक्ट तो हम आगे पढ़ेंगे, आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बताएंगे कि ट्राइडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म बने हैं, और ट्राइडोफाइट से ही इवोल्व होके एंजियोस्पर्म बने हैं। वो आगे इवोल्यूशन की कहानी है। तो यहाँ पे पहले अनकवर्ड सीड वाले प्लांट बने, और फिर कवर्ड सीड वाले प्लांट बने, और कवर्ड सीड वाले प्लांटों को नाम दिया गया एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब क्या है, कवर्ड, और स्पर्म का मतलब सीड। और इस तरह से पूरा प्लांट किंगडम डेवलप हो गया। अब इस पूरे प्लांट किंगडम में हम क्या देखेंगे कि एक तो हमने पढ़ा एल्गी। अब एल्गी को हम किस ग्रुप में रख देते हैं, थैलोफाइटा। भाई पुराने टाइम में जब बहुत तरह से क्लासिफिकेशन की गई है, उस टाइम में थैलस लाइक स्ट्रक्चर एल्गी के भी थे। इवन उस टाइम पे जो है प्लांट किंगडम से फंगी को भी अलग नहीं किया गया था, तो वहां पे फंगी को भी थैलोफाइटा में रख दिया जाता था। अब हम कह सकते हैं कि एल्गी को किस ग्रुप में रखा जाता है, थैलोफाइटा में, क्योंकि थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, इसलिए इनको थैलोफाइटा भी कहते हैं। आगे चल के हमें ध्यान देना है कि जो एल्गी है, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा, ट्राइडोफाइटा तक अगर हम देखें, इनमें हमें कुछ सीड वगैरह कुछ नहीं नजर आएंगे, ना ही इनके फर्टिलाइजेशन इतने आसानी से, इनका जो फर्टिलाइजेशन है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है, वो उतनी आसानी से अपीयर नहीं होते, इतने विजिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए एल्गी, ब्रायोफाइट और ट्राइडोफाइट, इनको हम बोल देते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, जैसे क्रिप्टो करेंसी नाम आपने सुना होगा। क्रिप्टो यानी कि एक हिडन करेंसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही।
बस कंसीडर करके चलते हैं। तो क्रिप्टो का मतलब ही क्या होता है बायो में? हिडन। और गेम्स का मतलब मैरिज या फर्टिलाइजेशन। देखो, एल्गी से लेके ट्राइडोफाइट तक ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं नजर आता। जैसे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में हमें कौन नजर आते हैं, वहां पे जो आप देखते हो एंजियोस्पर्म में हमें फ्लावर नजर आते हैं, सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अच्छे से अपीयर होते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन भी हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इनका मुश्किल है, हिडन सा रहता है। तो ये प्लांट क्या है? क्रिप्टोगेम्स। हाँ, जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनका तो हम नहीं कह सकते कि इनका हिडन फर्टिलाइजेशन होता है या हिडन मैरिज होता है। तो इनको हम बोलते हैं फनीरोगेम्स। फनीरो का मतलब होता है विजिबल। तो फनीरो का क्या मतलब होता है? विजिबल। और क्रिप्टो का मतलब हिडन। तो अगर हम ढंग से देखें तो पूरे प्लांट किंगडम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक क्रिप्टो गेम्स और दूसरे फनीरो गेम्स। कैसे? तो अब हम इसको अच्छे से, कि जो प्लांट किंगडम है उसको हम दो हिस्सों में बांट दें। एक तो क्या है भाई? क्रिप्टो गेम्स, और दूसरे हो गए फनीरो गेम्स। तो नाम में ही सब आंसर छुपे हुए हैं। क्रिप्टो का मतलब हिडन, गेम्स का मतलब मैरिज या फर्टिलाइजेशन, फ्नीरो का मतलब विजिबल, और गेम्स का मतलब फर्टिलाइजेशन या मैरिज। तो यहां पे क्रिप्टो गेम्स में तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइट और ट्राइडोफाइट। जबकि फनीरो गेम्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इनमें तो किसी में सीड नहीं बनते हैं, एल्गी में नहीं, ब्रायोफाइट में नहीं, ट्राइडोफाइट में। अरे सीड तो दूर, यहाँ पे तो टिश्यू ही नहीं है। यहाँ पे टिश्यू नहीं होता, इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं बने होते, इनमें रूट स्टेम लीफ आ जाते हैं। तो इनमें सीड नहीं होता है, तो सीड तो इनमें किसी में नहीं कहेंगे। तो फिर कैसे काम चलता है भाई? तो इनमें सीड नहीं बनते, लेकिन सीड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोर, वो तो बनते हैं। तो सीड किन में बनते हैं? फनीरोगैम्स में। तो फनीरोगैम्स को हम कह सकते हैं स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटो का मतलब ही सीड है यहाँ पे, और फाइट का मतलब होता है प्लांट, भाई सीड वाले प्लांट। तो इस तरह से हम ये टर्म्स यूज करते हैं, यहां से स्टेटमेंट बन जाती है। आपको ध्यान देना है कि स्पर्मेटोफाइट ही क्या है? सीड वाले प्लांट, जिनमें जिम्नोस्पर्म भी आ जाएंगे और एंजियोस्पर्म भी आ जाएंगे। हाँ, जिम्नोस्पर्म कैसे है? अनकवर्ड सीड होता है। अब अनकवर्ड सीड है तो भाई फ्रूट नहीं होगा इनमें, फ्रूट एब्सेंट, और फ्लावर भी एब्सेंट। लेकिन एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? कवर्ड सीड होते हैं इनके। तो इनमें तो भाई फ्रूट भी मिलेगा और ऑफ कोर्स फ्लावर भी मिलेगा। इसलिए एंजियोस्पर्म को तो हम टिपिकली क्या बोलते हैं? फ्लावर वाले प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जितने भी ये क्रिप्टोगेम्स हैं, इनको हम लोअर प्लांट कह सकते हैं। अब बेटा, लोअर प्लांट का मतलब ये नहीं कम हाइट वाले प्लांट, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि इस इवोल्यूशनरी दौर में या इस इवोल्यूशनरी सक्सेशन के अंदर ये सिंपल प्लांट थे, पहले ये बने थे। इनमें लेस, हम कहेंगे बहुत कम कैरेक्टर पाए जाते हैं प्लांटों वाले, एज कंपेयर टू एडवांस प्लांट में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखते हैं। तो इनको हम कहेंगे लोअर प्लांट,
और जो फनीरोगेम्स हैं या स्पर्मेटोफाइट हैं, इनको हम बोलते हैं हायर प्लांट्स। तो बेटा ये इवोल्यूशन के बेस पे है, ना कि हाइट के बेस पे। तो इस तरह से हम प्लांटों को बांटते हैं, लोअर प्लांट और हायर प्लांट। तो ऐसे तो हम इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, जो है एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल उसी कहानी के साथ कि एल्गी से, एल्गी में कौन सी सिंपल एल्गी हैं, कौन सी एडवांस एल्गी हैं, और फिर कौन सी एल्गी के ग्रुप से आगे चल के इवोल्यूशन होके ब्रायोफाइट बने, कैसा इवोल्यूशन हुआ, और फिर ब्रायोफाइट में इवोल्यूशन होके कैसे ट्राइडोफाइट बने, और उनमें इवोल्यूशन होके कैसे जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। बेटा क्वेश्चन ही यहां से आएंगे, ये नहीं कि जस्ट एनसीईआरटी की लाइनों को हम देख लें, क्योंकि हमने देखा कि जो बायोलॉजी में थोड़ा सा लेंदी पेपर बना रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, बहुत सारी बातों में से बातें निकाल रहे हैं, और कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको बायोलॉजी को, सारी बायोलॉजी को इवोल्यूशन का तड़का लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी बायोलॉजी में सेंस बनती है। जब तक हम इसमें इवोल्यूशन नहीं डालेंगे ना कि ये कैसे आया, ये कैसे बने, और हम रटते चले जाएंगे कि भाई आगे चल के हमने ब्रायोफाइट को भी बांट दिया ग्रुप में, ट्राइडोफाइट को भी बांट दिया, उन ग्रुप को हमने रट लिया, नो, ये भी लॉजिक से चलेंगे, इवोल्यूशन से बने हैं, और वहीं से ये सारी कहानी सोल्व होती चली जाएगी। तो हमें अगर बायोलॉजी को अब आगे सोल्व करना है अच्छे से, तो बहुत डिटेल में इनको जो है अच्छे से पूरी कहानी को समझना पड़ेगा इवोल्यूशन के साथ, ताकि इसमें सेंस बने, और सेंस बनेगी तभी हम उन क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। ये नहीं कि हम जो पुराने क्वेश्चन उठा लेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे, कुछ नहीं होना उनसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो क्लियर हो गया कि किस तरह से प्लांट लाइक प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व होके क्या बन गया, प्लांट किंगडम बन गया। अब जो प्लांट किंगडम है, इसमें भी बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है। जैसे हमने देखा था कि जो पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने क्या किया था, टेक्सोनोमी किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उनको कन्वीनियंट ग्रुप में डाल के अच्छे से पढ़ा था। तो प्लांटों को भी हमें समझने के लिए क्लासिफिकेशन करना होगा, बिल्कुल भाई। तो क्लासिफिकेशन क्या तरीके हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के, तो प्लांटों में हम जानते हैं भाई, देखो एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक हमें प्लांटों को पढ़ना है, तो और उनको याद रखना है, समझना है, तो क्लासिफाई तो करना होगा। अब क्लासिफिकेशन के क्या क्या तरीके हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए हम कई तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे बहुत पहले से ही एक तरीका चला आ रहा है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा यहां से अक्सर एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देना है इस पे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत पहले से ही चला रहा है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आसानी से कुछ कैरेक्टर जो आसानी से ऑब्जर्व होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हम आराम से प्लांटों के देख सकते हैं, उन आसानी से ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर के आधार पे ही हम प्लांटों को क्लासिफाई करते हैं। जैसे प्लांट्स की हैबिट्स क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है लीफ का, ये सिंपल से कैरेक्टर देख के और उनको हम क्लासिफाई कर दें, तो ऐसा तरीका क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कब से चला रहा है, तो बहुत पहले से ही इसका लिटरेचर मिलता है, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम को कार्लस लाइनस ने भी अपनाया था। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है प्लांट के वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव सभी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है। मतलब आप जानते हो भाई, प्लांट है, प्लांट में जो है स्टेम है, लीफ है, रूट है, ये तो जनरली कैसे, ये तो कैसे कैरेक्टर है प्लांट के, वेजिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन अगर प्लांट में फ्लावर है, वो इसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कहलाता है। तो चाहे आप किसी लीफ को देख रहे हो, स्टेम को, रूट को, या फिर किसी फ्लावर को,
और उनके कैरेक्टर को देख के आप क्लासिफाई कर रहे हो प्लांट को कुछ कैरेक्टरों के आधार पे। ध्यान रखना, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो वो कैसा क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बहुत पहले से यही चला आ रहा था, लेकिन कार्लस लाइनस ने इसी सिस्टम में थोड़ा सा फोकस किस पे किया है? प्लांट जो थे उनके फ्लावर पे। फ्लावर के कौन से कैरेक्टर? नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स। देखो बेटा, प्लांट के जो लीफ, स्टेम और रूट वाली यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर तो इन्वायरमेंट की वजह से मॉडिफाई होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। लेकिन फ्लावर वाले कैरेक्टर स्टेबल होते हैं, चाहे इन्वायरमेंट कितना ही बदल जाए। और कुदरती कार्लस लाइनस ने स्टेमन और कार्पल के नंबर को थोड़ा सा फोकस किया। तरीका उनका यही था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको जो कंपटीशन में क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, या इन सभी सभी के बेस पे होता है। कुछ ही कैरेक्टर ले लो, चाहे वेजिटेटिव कैरेक्टर ले लो, चाहे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ले लो, इक्वल वेटेज होती है इस सिस्टम में। लेकिन इसी सिस्टम में रह के, इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपनाते हुए कार्लस लाइनस ने तो भाई इन कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया, खास करके स्टेमन। ऑफ कोर्स कार्पल के नंबर को भी देखा और इन्हीं के आधार पे प्लांटों को क्लासिफाई कर दिया। और क्योंकि ये थोड़ी स्टेबल कैरेक्टर हैं, इन्वायरमेंट से नहीं बदलते, तो इनका क्लासिफिकेशन परफेक्ट रहा औरों के कंपैरिजन में। और साइंटिस्टों ने भी इसी सिस्टम को अपनाया, इन्होंने भी इसी सिस्टम को अपनाया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा फोकस किस पे किया? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, तो वो कार्लस लाइनस ने दिया यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर ही सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया? वो कार्लस लाइनस ने किया। फिर इसके बाद और एक एडवांस तरीका आया कि भाई एक दो कैरेक्टर को छोड़ो, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो आप आसानी से देख सकते हो, इनके अलावा इंटरनल कैरेक्टर भी, अंदरूनी कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर जो आप कट करके अच्छे से एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हो प्लांट की, वो भी ले लो। इसके अलावा एम्ब्रियो को भी देख सकते हो, प्लांट को, प्लांट के एम्ब्रियो को भी जो स्टडी कर सकते हो, तो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर भी ले लो। और इसके अलावा प्लांटों के अंदर जो मिलने वाले केमिकल्स हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं फाइटोकेमिकल कैरेक्टर्स या फाइटोकेमिस्ट्री, उसको भी आप ले सकते हो। तो ये जितने भी अवेलेबल कैरेक्टर हैं, इनके आधार पे अगर आप प्लांटों को क्लासिफाई करते हो, तो इसको हम आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहेंगे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कम से कम आर्टिफिशियल सिस्टम से तो बेहतर था, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में तो कुछ कैरेक्टर ही देखे जाते हैं प्लांट के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो आसानी से दिख जाएं। वेजिटेटिव ले सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ले सकते हैं। कार्लस लाइनस ने इसी तरीके को अपना के क्लासिफिकेशन किया था प्लांटों का। लेकिन यहाँ पे तो भाई जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप देख सकते हो वो भी ले लो, एनाटॉमिकल कैरेक्टर आप देख सकते हो उनको भी ले लो, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करोगे, और इवन प्लांट में मिलने वाले डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं उन कैरेक्टर को भी लेके जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, वो आर्टिफिशियल से बहुत ज्यादा बेहतर सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का। इसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने।
जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर, इन्होंने दिया था। ये ब्रिटिश बोटनिस्ट थे। इसलिए जो है आज भी ऐसी बात नहीं है, इसके बाद और भी अच्छे अच्छे तरीके आए हैं क्लासिफिकेशन के, लेकिन ब्रिटिश या इंग्लैंड के लोग तो इसी तरीके को आज भी मान रहे हैं। और यही नहीं, उस टाइम पे जब इंग्लैंड के अधीन थे बहुत सारी कंट्री, वहां पे भी जैसे हमारे यहाँ पे ही बोटनिकल गार्डन जितने भी हैं अंग्रेजों के टाइम पे ही बनाए गए थे, और वहां पे भी प्लांटों को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया था, इसी बेंथम हुकर के तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जितने भी हमारे ये हर्बेरियम है, बोटनिकल गार्डन है, अंग्रेजों के टाइम के हैं, तो उनमें यही तरीका अपनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अंग्रेजों के अधीन रही हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, सभी में यही तरीका आज भी अपनाया जा रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। ये आसान तरीका है और बदलाव करने की किसी में हिम्मत भी नहीं है कि भाई इतने ज्यादा प्लांटों को फिर दोबारा से क्लासिफिकेशन करना मुश्किल है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। और ये किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने। और आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ये यूज किया जा रहा है प्रैक्टिकली, अगर हम बात करें तो खास करके कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। इसके बाद और भी बेहतर तरीका आया है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? तो भाई प्लांट किंगडम में जैसा कि हमने देखा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा। हालांकि इस सिस्टम में कार्लस लाइनस जो थे, इन्होंने, ऐसा नहीं कहेंगे कि इन्होंने ये सिस्टम प्रपोज किया था, इसी सिस्टम में सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर जो थे, जैसे स्टीमन के नंबर थे और कार्पल भी, इनको देखने वाले कार्लस लाइनस थे। हालांकि ये सिस्टम तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद कौन सा सिस्टम आया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया भाई? ये बेंथम और हुकर ने दिया, अभी हमने डिस्कस किया है। और आज भी बहुत जगह पे ये फेमस है। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका क्या आया भाई? आर्ट इससे भी बेहतर तरीका आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है भाई फाइलोजेनेटिक? ये वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ा है, हमने बताया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को बोलते हैं फाइलोजेनी। कि भाई हम अगर अपना डीएनए, औरों का भी डीएनए गांव में निकाल के सबके डीएनए को एनालाइज करें तो सब हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। किसी के परदादा और हमारे परदादा आपस में भाई थे, तो इस तरह से हमारे क्लोज कजन और थोड़े से दूर के कजन सब हमसे कनेक्ट होके एक फैमिली ट्री मिल जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप पता चल रहा है हमें। और कैसा रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनी। तो आजकल क्या कहने लगे हैं कि भाई आप तो जस्ट कैरेक्टर देख रहे हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमने देखे यहाँ पे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर देखे, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, फाइटोकेमिस्ट्री देखी, आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्यों नहीं देखते जिससे पता चलता है कि इनके एंसेस्टर कॉमन थे, इनके पूर्वज सेम थे। जिनके पूर्वज सेम है वो तो ज्यादा क्लोज होंगे, उनको तो एक ग्रुप में डालना और बढ़िया रहेगा, परफेक्ट रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी। और इसी तरीके को यहाँ पे अपनाया गया। खास कैरेक्टर था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया। हाँ, इन्होंने कहा कि आप ये कैरेक्टर लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मॉर्फोलॉजी को भी देखो, एनाटॉमी को भी देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर देखो, फाइटोकेमिस्ट्री देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोकस इस पे करो भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे। क्योंकि इससे पता चलेगा कि कॉमन एंसेस्टर जिनके हैं उनका ग्रुप कॉमन होना चाहिए। और इस सिस्टम से जो क्लासिफिकेशन होगी वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगी। और ये सिस्टम किसने दिया था? ये सिस्टम दिया था एंगलर और प्रेंटल ने।
और ये ब्रिटिश नहीं थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज इस तरीके को अपनाने लगी क्योंकि ये और ज्यादा एक्यूरेट तरीका है। लेकिन ब्रिटिश लोग और उनकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने तो कोई बदलाव ही नहीं किया। आज भी हम कहें इंडिया में हर्बेरियम या बोटनिकल गार्डन में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन का, आज भी वही है, बेंथम हुकर वाला ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन जबकि इससे भी बेहतर सिस्टम आ चुका है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाले कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाई करने का एक्यूरेट तरीका। और किसने दिया था ये? एंगलर और प्रेंटल ने। यही नहीं, बहुत सारे टेक्सोनोमिस्टों ने इसको सपोर्ट किया, इस तरीके को हचिंगसन ने किया, तख्ताजन ने तो ये कह दिया कि अरे भाई बिना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के तो ये तो वही कहानी हो जाएगी। अगर हम टेक्सोनोमी बिना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि बिना जो है बोन्स विदाउट फ्लैश, कि भाई बिना मांस के हड्डियां हैं, ऐसा कुछ है। तो इतनी गहरी बात कही थी तख्ताजन ने कि भाई जो हम टेक्सोनोमी करते हैं उसमें ये बहुत ही खास कैरेक्टर है। टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन मेन है, कन्वीनियंट ग्रुपिंग बहुत जरूरी है, और वो भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से करेंगे तो एक्यूरेसी बेहतर आएगी, बेस्ट आएगी। इसके बाद भी एक और सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आया न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ, न्यूमेरिकल या फिर फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है भाई? ये थोड़ा सा एडवांस तरीका आ गया, मॉडर्न सिस्टम आ गया है क्लासिफिकेशन का। इसमें क्या करते हैं कि इसमें कहते हैं भाई आप जितने भी कैरेक्टर लेने हैं, आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लो, एनाटॉमिकल ले लो, एम्ब्रियोलॉजिकल ले लो, या फिर फाइटोकेमिकल कैरेक्टर ले लो, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए कैरेक्टर जो भी लेने हैं सब लो। आप 100 या 100 से ज्यादा कैरेक्टर भी लेके आप ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर आप कहोगे इतने इतने कैरेक्टर को लेके कैसे एनालाइज करेंगे, तो इसमें कंप्यूटर की मदद लेनी होगी। बिल्कुल, तो ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, बिल्कुल मॉडर्न तरीका है। जितने भी अवेलेबल कैरेक्टर हैं इनमें सबको इक्वल वेटेज दी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम इन पे फोकस ज्यादा करेंगे, अगर इस पे फोकस करेंगे तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो जाएगा क्लासिफिकेशन का। सभी भी जितने भी अवेलेबल कैरेक्टर हैं सबको हम जो है एनालाइज करें और उसके आधार पे हम कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ मैनुअली एनालाइज नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये करेंगे कि थोड़े से कोड यूज करेंगे इसमें। और कोड क्या होंगे कि अगर जो कैरेक्टर मैच करेगा तो उसके लिए 1 कोड होगा। मान लो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और उनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो मैच कर गया, उसके लिए नम 1 उसको मार्क्स मिलेगा। मान लो 2 मिल गए, 2 कैरेक्टर मैच कर गए 100 में से, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैच नहीं करेंगे उनके लिए 0। तो ये कोड यूज होंगे 1 और 0। और इस तरह से जैसे सिंपली यहाँ पे भी जो है मैरिज से पहले हम क्या करते हैं, गुण मिलाते हैं। कितने गुण मिल गए हैं? 30 गुण मिल गए हैं, 32 गुण मिल गए हैं। तो ऐसा ही देखना है, सिंपल कंप्यूटर के आधार पे हम सबके कैरेक्टर फीड कर देंगे प्लांट्स के, और फिर एक सिंपल एनालिसिस होगा, नंबर को गिना जाएगा कितने कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। मान लो कुछ प्लांटों के 100 में से 98 कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, एक ग्रुप में पुट कर देंगे भाई, वो सही है, एक ही ग्रुप में आने चाहिए वो प्लांट। लेकिन कुछ एक के 80 कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, उनको अलग रखो। जिनके ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे उनको सिंगल ग्रुप में रखते चले जाएंगे। ऐसे भी हो जाए कि 100 के 100 कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। तो ये नंबर बेस है, इसीलिए इसको न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला गया है। इसको हम फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस है, इसमें कोड का इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1 का यूज किया जाता है। और इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा देखो 4 तो ये मेजर क्लासिफिकेशन के सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइनली जो आजकल जो मॉडर्न सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो न्यूमेरिकल या फिनेटिक सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन माना जाता है। इसके अलावा कुछ लोकल तरीके भी हैं प्लांटों को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन मेजर तरीके तो यही हैं। लोकल तरीके क्या है भाई? तो लोकल तरीके में जो एक तो हम देखते हैं भाई, कीमो टैक्सोनॉमी कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, प्लांटों के जो केमिकल हैं उनको निकाल के मैच करेंगे, किन के कितने केमिकल मैच कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दो। तो ये तो उतना एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोकल लेवल पे थोड़े बहुत प्लांट है उनको क्लासिफाई करना है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कीमो टैक्सोनॉमी की जा सकती है। प्लांटों की केमिस्ट्री बेस, यानी कि प्लांटों के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है अलग अलग तरह की अदरक उगाई है भाई, और उनमें से अदरक में से केमिकल निकालोगे अलग अलग स्पीसीज में से, और फिर उनमें से देखोगे किन के केमिकल मैच कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में रख देंगे। जिन जिन के केमिकल मैच कर रहे हैं उनको एक एक ग्रुप में रखते चले जाएंगे और इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये तो एक लोकल सा क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। ऐसे ही एक और होता है साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी और प्लांटों के अंदर ये कीमोटैक्सोनॉमी की जाती है, तो ऑफ कोर्स इसको कह सकते हैं फाइटोटैक्सोनॉमी। फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं ना, प्लांटों के केमिकल्स है, उनके आधार पे टैक्सोनॉमी होगी, तो वो कीमोटैक्सोनॉमी कहलाती है। इसके बाद आ जाते हैं साइटोटैक्सोनॉमी पे। इसमें क्या होता है, ये भी एक लोकल सा तरीका है। इसमें हम प्लांटों की सेल को स्टडी करेंगे, खास करके सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, ऑफ कोर्स वो जब डिवाइडिंग सेल है उसमें क्रोमोजोम अपीयर होंगे, क्रोमोजोम का शेप, साइज, नंबर, पैटर्न, ये सब स्टडी करते हैं। एक तरह से देखें तो साइटों के अंदर, सेल के अंदर हम उसके कैरियोटाइपिंग कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि किन प्लांटों के क्रोमोजोम नंबर सेम है या क्रोमोजोम का पैटर्न सेम है, शेप सेम है, तो उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। ये भी एक लोकल तरीका है, इनकी तरह परफेक्ट नहीं कह सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। ये एक तरह से कैरियोटाइपिंग करते हैं या कैरियोटैक्सोनॉमी होती है इसमें, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर ही न्यूक्लियस के बेस पे या न्यूक्लियस के अंदर पैटर्न को देख के, क्रोमोजोम को पैटर्न को देख के, उनके साइज को देख के या उनके नंबर को देख के हम जो है ग्रुपिंग कर रहे हैं प्लांटों की, तो वो क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी है। अब ध्यान देना है बेटा, ये तो पुराना सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम बहुत पुराना है, और इसमें भाई कार्लस लाइनस ने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया था। इस पुराने सिस्टम से ही इन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, इसी सिस्टम के अंदर रखा जाता है। इन्होंने थोड़ा स्टेमन पे ज्यादा ध्यान दिया और कार्पल के नंबर पे भी ध्यान दिया, और इस तरह से प्लांटों को क्लासिफाई किया कि आज भी हम पढ़ लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। काफी अच्छा क्लासिफिकेशन रहा। इससे भी बेहतर फिर बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आया। बेंथम हुकर ने क्या किया था, ध्यान रहे, 202 फैमिली बताई थी भाई। किन की बताई थी ये 202 फैमिली? इन्होंने बताई स्पर्मेटोफाइट की। बस स्पर्मेटोफाइट, सीड वाले प्लांट, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट को क्लासिफाई नहीं किया बेंथम हुकर ने। इन्होंने जो मेन प्लांट हैं, हायर प्लांट्स हैं, उन्हीं को क्लासिफाई किया 202 फैमिलीज में। हाँ, जो एंगलर प्रिंटल थे, इन्होंने जो है पूरे प्लांट को, पूरे प्लांट किंगडम को, इवन एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको क्लासिफाई किया। इन्होंने 13 डिवीजन बनाए, जिनमें से 12 डिवीजन तो एल्गी, ब्रायोफाइट और ट्राइडोफाइट के ही रख दिए, और एक डिवीजन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का अच्छे से सेपरेट करके क्लासिफाई करके दिखाया। तो इन्होंने तो पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया, लेकिन बेंथम हुकर ने तो केवल स्पर्मेटोफाइट यानी कि हायर प्लांट्स को ही क्लासिफाई करके दिखाया। और रही बात, हम बात करते हैं फिनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन का, तो भाई ये तो एकदम एडवांस तरीका है, कंप्यूटर बेस्ड तरीका है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम कहीं पे भी जो है इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये कुछ तरीके थे कि प्लांटों को किस तरीके से क्लासिफाई
किया गया है। और आगे अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई जो एल्गी हैं कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कैसे उनमें इवोल्यूशन हुआ है और किस तरह से उनसे ब्रायोफाइट बने हैं, और फिर ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट और जिम्नो और एंजियोस्पर्म डिटेल में डिस्कस करके चैप्टर को खत्म करेंगे।